नमस्कार बच्चों, एक बार फिर सेंटर फॉर एम्बिशन में आपका स्वागत है। मैं विकास एक नए टॉपिक के साथ कि क्यों महत्वपूर्ण है ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए। अभी हाल ही में अमेरिका ने 8-9 जनवरी को ये कहा अपने बयान में ये कहा कि ग्रीनलैंड हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमको ग्रीनलैंड चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं ग्रीनलैंड पर। इस पर ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री ने ये कहा, अगर अमेरिका ऐसा करता है तो हम पहले गोली मारेंगे और फिर उससे पूछेंगे कि आप कौन हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका विश्व पटल पर अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। अभी उन्होंने वेनेजुएला पर कार्रवाई की, अब ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। अभी क्यूबा से भी यही बोल रहा है कि आप हमसे डील कर लीजिए। तो अमेरिका इतना बेचैन क्यों है और अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहता है, ये सारी बातों को हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं टॉपिक। पहले हम ये जानते हैं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा। तो सबसे पहले ग्रीनलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं कि ग्रीनलैंड कहाँ पर है। ग्रीनलैंड आप देख रहे हैं, ग्रीनलैंड हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ में ये ग्रीनलैंड स्थित है। ग्रीनलैंड से आर्कटिक सर्कल भी पास होता है और आर्कटिक सर्कल के पास होने के कारण, यानी उत्तरी ध्रुव पर होने के कारण, ये ग्रीनलैंड का 80% या करीब 90% पूरा बर्फ से ढका हुआ एक द्वीप है। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर जो भी इसका जो एरिया है वो एरिया है करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो करीब 60,000 से 62,000 लोग यहाँ रहते हैं। और जो भी लोग रहते हैं यहाँ पर ग्रीनलैंड के, वो ग्रीनलैंड के किनारों पर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं। और ग्रीनलैंड के किनारों पर ही क्या है, आपकी पहाड़ियाँ, आपकी चोटियाँ हैं। बीच के हिस्से में पूरा बर्फ से ढका हुआ हिस्सा है और इसका जो एरिया है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर और 60,000 से करीब 62,000 लोग यहाँ रहते हैं। अब हम देखें कि अपने भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ लोग रहते हैं करीब 140 करोड़। तो कितना अंतर है, केवल 12 लाख का करीब डिफरेंस है। लेकिन वहाँ लोग रहते हैं 60,000 और यहाँ लोग रहते हैं 140 करोड़। इतना अंतर इसलिए है क्योंकि आर्कटिक सर्किल होने के कारण, उत्तरी ध्रुव पर होने के कारण, वहाँ पूरा एरिया, पूरी भूमि बर्फ से ढकी हुई है। ये आपने समझ लिया। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड। अब हम ग्रीनलैंड के ऐतिहासिक और इसकी वर्तमान में जो भी राजनीतिक स्थिति है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। बताया जाता है कि करीब 4,000 साल पहले यहाँ पर जो लोग आए, बाहर से जो लोग आए, उनको कहा गया इन्यूइट्स लोग कहा गया। और अभी भी ग्रीनलैंड पर जो लोग रह रहे हैं
60,000 से 62,000 लोग, उसमें से करीब करीब 80% जो लोग हैं वो इन्यूइट्स हैं, ठीक है। लेकिन 1814 में यूरोप के देश डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपनी कॉलोनी घोषित किया। 1814 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को क्या बोला कि ग्रीनलैंड हमारा क्या है, उपनिवेश है। जैसे आप आपको पता है कि हम भी यूके के उपनिवेश थे, और जो वर्तमान में यूएसए अमेरिका, वो भी किसी समय यूके का क्या था, उपनिवेश था, ठीक है। अब बात शुरू होती है 1914 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब पूरे यूरोप की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, तो उसी यूरोपीय देश में एक देश है डेनमार्क, उसकी भी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, और वो कमज़ोर स्थिति के चलते डेनमार्क ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने में उसको काफ़ी क्या आ रही थी, मुश्किल आ रही थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियाँ यूएसए और यूएसएसआर उभर कर आईं। तो ऐसे में यूएसए को ये डर था कि कहीं यूएसएसआर का कंट्रोल डेनमार्क पर ना हो जाए, तो कहीं यूएसए को ये डर था कि कहीं यूएसएसआर का कंट्रोल ग्रीनलैंड पे ना हो जाए, और वो ऐसा बिल्कुल भी चाहता था। तो इसलिए यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने ग्रीनलैंड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसको डिफेंस सपोर्ट दिया, और उसको यूएसएसआर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सहायता करने लगा कि कहीं यूएसएसआर का कंट्रोल ग्रीनलैंड पे ना हो जाए। लेकिन समय निकलता रहा, फिर यूएसए को ग्रीनलैंड में कोई भी इंटरेस्ट ना दिखते हुए उसने दोबारा से क्या किया, दोबारा से ग्रीनलैंड को डेनमार्क को सौंप दिया। बात चलती रही। फिर आपके 2003 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को सेमी ऑटोनॉमी दी, स्वायत्तता दी। अब देखिए उसने स्वायत्तता क्यों दी, ये भी समझिए। क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले ग्रीनलैंड में जो लोग आए उन्हें कहा गया इन्यूइट्स, और वर्तमान में भी जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी जनसंख्या किसकी है, इन्यूइट्स की है। तो इन्यूइट्स अपने को ग्रीनलैंडर कहते थे, और वो कहते थे कि ग्रीनलैंड ही हमारी भूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि है, यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। तो डेनमार्क को ये डेनमार्क के दिमाग में ये डर बैठ गया कि ग्रीनलैंड आगे चलकर एक स्वतंत्र देश ना बन जाए, या अमेरिका उन इन्यूइट्स को सपोर्ट देके उसे एक देश ना बना दे, और ग्रीनलैंड डेनमार्क से अलग ना हो जाए। तो डेनमार्क ने क्या किया, 2003 में उसे एक स्वायत्तता दे दी। उसने कहा कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट खुद बनाइए, इलेक्शन करिए, अपने इंटरनल मामले खुद देखिए, उसमें डेनमार्क किसी भी तरीके से कोई भी दखल नहीं देगा, लेकिन आपका डिफेंस और आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन देखेगा, डेनमार्क देखेगा। तो इस तरीके से डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को सेमी ऑटोनॉमी दे दी। इसलिए ग्रीनलैंड द्वीप है, ना कि देश।
क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी देश को देश होने के लिए, राष्ट्र होने के लिए 4 कंडीशन जरूरी होती हैं: भूमि, जनसंख्या, चुनी हुई सरकार, और वो सरकार अपने बाहरी मामले और इंटरनली मामले किसी और से ना ले, यानी खुद ही अपने विदेशी मामले देखे, खुद ही अपने आंतरिक मामले देखे। वो किसी पर निर्भर ना हो अपने विदेशी मामलों को देखने के लिए और आंतरिक मामलों को देखने के लिए। लेकिन ग्रीनलैंड यहाँ 3 कंडीशन तो पूरी कर रहा है, लेकिन जो 4 कंडीशन है, संप्रभुता, सॉवरेन, तो सॉवरेन, ग्रीनलैंड सॉवरेन नहीं है, यानी वहाँ भूमि भी है, जनसंख्या भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन वो गवर्नमेंट अपने इंटरनली मामले देख सकती है, विदेशी मामले और डिफेंस नहीं देख सकती। उसके लिए वो डिपेंड है डेनमार्क पर। इसलिए ग्रीनलैंड देश नहीं है, द्वीप है, और उस पर कंट्रोल किसका है? डेनमार्क का। और डेनमार्क ने उसे सेमी ऑटोनॉमी क्यों दी, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको ग्रीनलैंड की लोकेशन समझ में आ गई, और ग्रीनलैंड की ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थिति जो वर्तमान में है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम कहानी का दूसरा पक्ष देखते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहता है, क्यों उस पर सैन्य कार्रवाई करना चाहता है। इतने सालों से अमेरिका शांत बैठा हुआ था, लेकिन उसे अब ग्रीनलैंड चाहिए, उसे अब क्यूबा चाहिए, उसे अब वेनेजुएला चाहिए। तो कहानी का दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका विश्व आपूर्ति श्रृंखला में बने रहना चाहता है, और जब वो विश्व आपूर्ति श्रृंखला में बना रहेगा और विश्व आपूर्ति श्रृंखला के चलते वो जिन देशों पर कब्जा करेगा, चाहे वो वेनेजुएला हो, अब ग्रीनलैंड की बात हो रही है, कल क्यूबा की बात होगी, परसों मैक्सिको की बात होगी। तो आप देख रहे हैं कि वेनेजुएला में ऑयल, क्यूबा में भी ऑयल, मैक्सिको में आपके खनिज संसाधन, और आपके ग्रीनलैंड में भी क्या है? खनिज संसाधन। अब अमेरिका ये कहता है कि हमें ग्रीनलैंड में सामरिक दृष्टि से कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, क्योंकि ग्रीनलैंड हमारे लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्ट्रैटेजिक रणनीति से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये बोल रहा है कि हमें ग्रीनलैंड में रशियन शिप्स और चाइनीज़ शिप लगातार देखे जा रहे हैं, और हमें इस बात का डर है कि कल को रशिया और चाइना यहाँ अपने नेवल बेस ना बना लें। अब मैं आपको बताता हूँ, इसलिए अमेरिका जहाँ भी आपको ऑयल मिलेगा, जहाँ भी खनिज संसाधन मिलेंगे, वहाँ अमेरिका अपनी पकड़ पूरी तरीके से बनाए रखना चाहता है और विश्व आपूर्ति श्रृंखला में बने रहना चाहता है, क्योंकि खनिज संसाधनों पर उसका अधिकार होगा, ऑयल पे अधिकार होगा, सारी चीज़ें उसके पास होंगी। तो उनको वो क्रय विक्रय किस में करेगा? वो भी डॉलर में करेगा। जब डॉलर में करेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और डॉलर फिर रिजर्व करेंसी, तो इस तरह की मुद्रा और मजबूती प्रदान करेगी। आप समझ रहे हैं बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। अब हम एक मैप देखते हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि अमेरिका क्यों घबराया हुआ है। देखिए, ये यूएसए दिखाई दे रहा है आपको, ये यूएसए है, ये कनाडा। अब देखिए, आप पहले ग्रीनलैंड की लोकेशन देखिए, ये ग्रीनलैंड है, देखिए, और आप ऊपर देखेंगे मैप में तो इसके ऊपर ग्रीनलैंड के ऊपर भी क्या है? रशिया, आर्कटिक सर्कल में।
ये आपका यूरोप है, आइसलैंड, डेनमार्क, ये कनाडा और ये यूएसए। तो यूएसए ग्रीनलैंड पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए इसलिए रखना चाहता है ताकि यूएसए रसिया को, यहाँ से रसिया को कंट्रोल कर सके, यूरोप को कंट्रोल कर सके, कनाडा को कंट्रोल कर सके, और जो चाइना है जो कि आर्कटिक कंट्री नहीं है उस पर भी कंट्रोल कर सके। अब चाइना आर्कटिक कंट्री नहीं है, लेकिन मैं चाइना की बात क्यों कर रहा हूं इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और अमेरिका लगातार कह रहा है कि मुझे यहाँ पर नेवल बेस चाहिए, मिसाइल बेस चाहिए, आर्कटिक बेस चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का ग्रीनलैंड में एक स्पेस बेस है, इसका नाम है फुटफिक। और स्पेस बेस यह होने के कारण अमेरिका के करीब करीब 100 से 150 आर्मी के लोग यहाँ रहते हैं। फिर अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है कि हमें यहाँ पर नेवल बेस चाहिए, मिसाइल बेस चाहिए, आर्कटिक बेस चाहिए? इसके पीछे कारण यह है, अब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। मेन कारण समझिए आप, मेन कारण अमेरिका का ग्रीनलैंड को लेने का कारण क्या है कि अब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, गर्मी बढ़ रही है। और मैंने बताया था कि जो ग्रीनलैंड है वो आइस सीट्स मतलब बर्फ की चादरों का एक ढका हुआ द्वीप है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बर्फ पिघल रही है और दशकों से करीब करीब बताया जाता है कि 40% बर्फ यहाँ की पिघल गई है। और जब बर्फ पिघल रही है क्लाइमेट चेंज के चलते, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मिनरल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, और आप ग्रीनलैंड से ऊपर जाएंगे तो ऊपर रशिया है, और रशिया आर्कटिक जो सर्किल है वहाँ की बर्फ पिघल रही है। तो अमेरिका को लगातार ये डर है कि अब रशिया बर्फ पिघलने के कारण अपना रास्ता ग्रीनलैंड बनाएगा, और ग्रीनलैंड से वो होते होते आइसलैंड, और आइसलैंड से होते होते वो एंट्री कहाँ कर देगा, यूरोप में कर देगा। और रशिया लगातार आइस कटर के द्वारा ये रास्ते बना रहा है, ठीक है, बात समझ में आई आपको। और मैंने एक चीज़ आपको बताई कि जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जहाँ बर्फ़ पिघल रही है और मिनरल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, यानी यूरेनियम, थोरियम, रूबी, और आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की आने वाली जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है वो उसके बिना चल ही नहीं पाएंगी। वो चीज़ है REE, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये REE वैश्विक अर्थव्यवस्था की, आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और जैसे पिछले 70 दशकों में आप देखें 1974 में कि जिस प्रकार से पहले ऑयल के लिए देशों पर कब्जा किया जाता था, चाहे वो लीबिया हो, इराक हो, अगर वो शांति से मान जाएं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो उनको आइसोलेट करके उन पर सेक्शन लगा के जैविक हथियार उनके यहाँ बन रहे हैं,
लोकतंत्र खतरे में है, ऐसी बातें फैला के उन देशों पर क्या करना, कब्जा कर लेना। और लगातार अमेरिका ऐसा करता आ रहा है क्योंकि उसे विश्व आपूर्ति श्रृंखला में बने रहना है। चाहे वो ऑयल हो, खनिज संसाधन हो, उनको पकड़ कर रखना है, जैसे उसने ऑयल के लिए किया। अब आधुनिक अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है आरईई, उस पर अपनी पकड़ लगातार बनाए रखना चाहता है। अब आरईई क्या है? आरईई रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विश्व राजनीति बदल रही है और हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जिस कैमरे से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिस कैमरे से ये रिकॉर्डिंग हो रही है, चाहे वो फ़ोन हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मिसाइल्स, डिफेंस, एयर स्पेस, टरबाइन, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आरईई होना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस देश के पास आरईई नहीं है तो वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी पीछे है और डिफेंस टेक्नोलॉजी भी पीछे है। यानी जिसके पास आरईई नहीं है, या तो वो उस देश के ऊपर डिपेंड हो जाएगा जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। और जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो आप पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। और अमेरिका का जो अभी आप देख रहे हैं, अमेरिका का जो प्लेन है F-35, अभी 3 जनवरी की रात को जिस आर्मी ने अटैक किया वेनेजुएला पर, तो उसमें एक प्लेन भी है F-35। उस F-35 खासियत ये है कि वो रडार में नहीं आता और काफ़ी तेज चलता है वो। अब उसको जो टेक्नोलॉजी मिली, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है रेयर अर्थ एलिमेंट का। मिसाइल टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ एलिमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ एलिमेंट। यानी अब फाइटर जेट विमान बनाए, मिसाइल बनाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाए, एयरोस्पेस बनाए, एनर्जी बनाए, ग्रीन एनर्जी में आप सोलर पैनल बनाए, उन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो बर्फ़ पिघलने के कारण जो मिनरल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, उसमें यूरेनियम, थोरियम, आरईई, नियोडियम, टर्मेनियम, ये रेयर अर्थ एलिमेंट वहाँ पर हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाइना को भी अमेरिका ग्रीनलैंड में कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन चाइना तो काफ़ी दूर है ग्रीनलैंड से, आर्कटिक कंट्री नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना आर्कटिक कंट्री ना होने के कारण भी चाइना का ग्रीनलैंड के 60% हिस्से पर जो आरईई की माइंस हैं उस पर कंट्रोल है। यानी 60% आरईई रेयर अर्थ एलिमेंट की जो माइंस हैं वो किसके पास है? चाइना के पास है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यही परसेंटेज करीब करीब उसका अफ्रीका में है। जितनी भी माइंस हैं रेयर अर्थ एलिमेंट की, वो किसके पास है? चाइना की। अब क्यों है? क्योंकि चाइना ही विश्व में ऐसा देश है कि रेयर अर्थ एलिमेंट की माइन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनरी के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो केवल चाइना के पास है। चाइना ही उस रेयर अर्थ एलिमेंट को
अच्छी तरीके से निकाल सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, उसको रिफाइन कर सकता है और फिर उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है और यूज़ कर भी रहा है। देखिए चाइना सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, चिप में और डिफेंस में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अभी उसने अपना नेवल शिप नया बनाया फ्यूजियामा। अब चाइना ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है जो और देशों के पास नहीं है और आने वाला समय किसका है? रेयर अर्थ एलिमेंट का। और मैंने बताया कि चाइना आर्कटिक देश ना होने के कारण भी अमेरिका के मन में ये डर है, अमेरिका के मन में ये डर है कि जिस प्रकार से चाइना बढ़ रहा है विश्व राजनीति पर, डिफेंस में भी, इकोनॉमी में भी, हर सेक्टर में बढ़ रहा है, उसको वो कंट्रोल करना चाहता है। और मैंने बताया कि ग्रीनलैंड के 60% हिस्से पर चाइना का ही आधिपत्य है, REE में, उसकी माइंस पर। और अब एक बात और है, आपको समझाता हूं कि अभी हाल ही में ट्रंप ने टैरिफ लगाया। किस पे लगाया? इंडिया पर और चाइना पर। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया इंडिया चाइना पर, तो आपको पता है कि चाइना इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, सोलर पैनल में और चिप में और डिफेंस में विश्व स्तर पर है। शानदार टेक्नोलॉजी है इसके पास। अब अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका चिप तो खुद बना लेगा। अमेरिका चिप खुद बना लेता है। बनती कहां बनती है? ताइवान में। ठीक है, ताइवान में अमेरिका की बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर कहां पर इन्वेस्टमेंट है? ताइवान में। किसके लिए? चिप के लिए। सोलर पैनल वो आपका यूरोप से ले लेता है। ठीक है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी उसके अमेरिका के ही हैं। अब बात आती है आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल कौन बना रहा है? एलन मस्क। कौन सी कंपनी है? टेस्ला। अब बात समझिए कि जो REE होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट, उसकी मैग्नेट विश्व स्तर पर काफी अच्छी होती है। ठीक है, बात समझ गए आप। अब जो एलन मस्क जो टेस्ला बना रहे हैं और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होता है, उसमें दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है आपकी बैटरी और एक होती है मोटर। और मोटर बनती है मैग्नेट की। जितनी अच्छी मैग्नेट होगी मोटर उतना अच्छी होगी मोटर उसकी। और मोटर जितनी अच्छी होगी बैटरी वो उतना ही कम खर्च करेगी। और बैटरी जितनी कम खर्च होगी बैटरी उतनी ही चलेगी। समझ गए आप? और जो मोटर में जो लग रही है मैग्नेट, वो किससे बनती है? REE से। और REE पर कंट्रोल किसका है? चाइना का। विश्व में 80% माइंस पर किसका कंट्रोल है? चाइना का। क्योंकि इसका खनन, इसका प्रोसेस और इसकी रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी किसके पास है? चाइना के पास है। और अमेरिका ने लगा दिए सैंक्शंस किसके ऊपर?
अमेरिका ने लगा दिया टैरिफ किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। तो चाइना कह रहा है कि जब अमेरिका ने मेरे ऊपर टैरिफ लगा दिया है तो मैं इसको REE क्यों दूं? बात समझ में आई? और जब REE अमेरिका को नहीं मिल रहा और टेस्ला में जो जरूरत है मोटर की, और मोटर में यूज हो रहा है मैग्नेट, और मैग्नेट किससे मिल रहा है? REE से। तो एलन मस्क परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि अब हम करें क्या। इसलिए अमेरिका ये देख रहा है कि REE कहाँ मिलेंगे, और REE कहाँ मिल रहे हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड पर ऑब्जर्व हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड में विश्व का 1/5 यानी 18% क्या मिलता है? REE मिलता है। विश्व का 18% यानी 1/5 भाग REE का, रेयर अर्थ एलिमेंट का मिलता है? ग्रीनलैंड मिलता है। और इस 18% में करीब करीब 12% माइंस किसकी हैं? चाइना की। तो आप समझ गए कि चाइना से भी डर है अमेरिका को, रशिया से भी डर है अमेरिका को, और बेसिकली वो चाइना और रशिया दोनों को ही कंट्रोल करना चाहता है। रशिया को कंट्रोल करना चाहता है सामरिक स्थिति पर, और चाइना को कंट्रोल करना चाहता है आर्थिक स्थिति पर, रेयर अर्थ एलिमेंट पर। तो अमेरिका का तो ये बहाना है कि हम यहाँ पर कि जिस प्रकार से रशिया आगे बढ़ रहा है तो हमें सामरिक दृष्टि से ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड पर तो ऑलरेडी उसका स्पेस बेस है, फुटफिक। असल लड़ाई किसकी है? खनिज संसाधन की, रेयर अर्थ एलिमेंट की। अमेरिका जहां ऑयल मिलेगा वहां पहुंचेगा, जहां रेयर अर्थ एलिमेंट मिलेंगे वहां पहुंचेगा, क्योंकि उसे विश्व आपूर्ति श्रृंखला में बने रहना है। और विश्व आपूर्ति श्रृंखला में जब बना रहेगा, जब वो उन देशों पर कंट्रोल करेगा, उन देशों को कब्जाएगा, या उन देशों में इंटरवेंशन करेगा, हस्तक्षेप करेगा, वहां जन विद्रोह कराएगा, जैसे ईरान में हो रहा है लगातार। और भारत पे भी वो टैरिफ लगा के एक तरीके से क्या है, भारत को भी वो आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है कि ये टैरिफ लगेगा, जब चीज़ें उसकी बिकेंगी नहीं, तो जब चीज़ें बिकेंगी नहीं तो यहाँ की कंपनीज पर प्रेशर आएगा, कंपनी प्रेशर में आके लोगों को निकालेगी, और वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अशांति फैलाएंगे। लेकिन विश्व पूरा अमेरिका को समझ गया है। अब एक बात और समझिए आप, एक न्यूज़ और चल रही है कि अगर अमेरिका ऐसी कार्रवाई करता है तो नाटो खत्म हो जाएगा। नाटो क्या है? नाटो एक संगठन है कि नाटो एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो 32 देश हैं, अगर इन 32 में से किसी भी एक देश पर कोई भारी शक्ति आक्रमण करती है तो ये 32 की 32 देश उस देश पर क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। ये डिफेंस संगठन है। अब आप देखिए कि अमेरिका भी नाटो का सदस्य है, इसको लीड कर रहा है नाटो को, और आपका डेनमार्क भी नाटो का मेंबर है। तो जो वॉर होगा, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करता है तो जो वॉर होगा वो नाटो वर्सेस नाटो होगा। और ग्रीनलैंड के सपोर्ट में आप देख रहे हैं कि फ्रांस, जर्मनी आ गए हैं। ठीक है, अब आपको बात समझने की ये है कि विश्व स्थिति पर यह स्थिति आ गई है कि नाटो ही अपने खिलाफ खड़ा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं कि क्यों चाहता है अमेरिका ग्रीनलैंड को लेना? क्योंकि असल जो मुद्दा है
ग्रीनलैंड को लेने का वो है खनिज संसाधन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और इसके बिना कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि आने वाले समय डिफेंस का है, टेक्नोलॉजी का है, स्पेस टेक्नोलॉजी का है। जो जितना डिफेंस में स्ट्रांग होगा, स्पेस में स्ट्रांग होगा, वो उतना ही कंट्रोल कर पाएगा विश्व राजनीति को। क्योंकि अब जो वॉर हो रहे हैं वो आमने सामने के वॉर नहीं, टेक्नोलॉजी के वॉर हो रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के वॉर होंगे आगे चल के। ठीक है, आप समझ पाए होंगे, मैं आपको समझाने में सफल हुआ होऊंगा। फिर आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।